Hello everyone, today we are going to discuss about hydrogen spectrum. So first point is, if an electric discharge is passed through hydrogen gas taken in a discharge tube under low pressure, pressure क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है. Then the emitted radiation red color is analyzed with the help of prism और spectrograph. और जो हमारा वो एनालाइजेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, एनालाइज किया जा रहा है प्रिज्म या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं, फिगर भी है हमारा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है हमारा कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस. ओके, कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइन जा रहा है और यहाँ पे एक स्लिट लगा हुआ है, ठीक है जी. उसके बाद प्रिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, ये ग्रुप ऑफ लाइन में ये स्प्लिट कर रहा है और फिल्म पे क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इट इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ शार्प लाइन इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजिबल एंड द इंफ्रारेड रीजन. ठीक है, ये तीनों क्या किया जा रहा है, रीजन में क्या हो रहा है, इसको फाउंड किया जा रहा है अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी, विजिबल में और इंफ्रारेड रीजन में. दिस सीरीज ऑफ लाइन इज नॉन एज ए लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है भाई, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी सीरीज ऑफ लाइन को हम बोलते हैं क्या, लाइन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं. आगे मूव करते हैं. ईच लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड टू अ लाइट ऑफ अ डेफिनेट वेवलेंथ. ठीक है, जो भी हमारा लाइन है स्पेक्ट्रम में वो करस्पॉन्ड करता है एक लाइट को जिसका कि क्या होता है, डेफिनेट वेवलेंथ होता है, ठीक है, फिक्स वेवलेंथ है. द एंटायर स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 5 सीरीज ऑफ लाइन एंड ईच सीरीज बीइंग नेम्ड आफ्टर डिस्कवरर. क्या है कि जो एंटायर स्पेक्ट्रम है वो कंसिस्ट करता है 5 सीरीज ऑफ लाइन को, ठीक है, 5 सीरीज ऑफ लाइन, और जो भी पांचों का नाम दिया गया है वो किसके बेस पे दिया गया है, उसके डिस्कवरर के नाम पे उसको दिया गया है, ठीक है. तो अब देखते हैं कौन कौन सा है. एक है लाइमन सीरीज, दूसरा है बाल्मर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट और फिर पी फंड. ठीक है जी. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लाइमन सीरीज किस रीजन में होता है, तो हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है. फिर ये बाल्मर होता है हमारा विजिबल रीजन में होता है. पाश्चन हमारा इंफ्रारेड में होता है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में, और हमारा पी फंड भी इंफ्रारेड में. इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है जी. ओके, तो हम आगे मूव करते हैं. नाउ यहाँ पे एक हमको फॉर्मूला याद रखना है, क्या, नंबर ऑफ इमिशन लाइन अगर हमको फाइंड करना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन माइनस वन. क्या होता है भाई, एन इंटू एन माइनस वन होता है, ठीक है. एन इंटू एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है. एन क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा हमारा सेल या फिर ऑर्बिट का नंबर हो जाएगा, सेल या फिर ऑर्बिट का हमारा ये नंबर हो जाएगा. तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ इमिशन लाइन पता चल जाएगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एक तो मैटर वेव और दूसरा डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है. देखो मैटर वेव क्या होता है, द वेव विच कैन डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग इट्स प्रोपेगेशन इज कॉल्ड मैटर वेव. ठीक है, तो मैटर वेव क्या होता है, जो डिफ्लेक्ट कर जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोपेगेशन के टाइम पे, तो उसको क्या बोलेंगे, मैटर वेव बोलेंगे. और उसका स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ मैटर वेव जो होता है वो लेस देन होता है स्पीड ऑफ लाइट से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर रेडिएशन क्या होता है, जो कि डिफ्लेक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका स्पीड जो होता है वो इक्वल होता है किसके बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर. अब देखो यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो कौन कौन सा है, एक है रेडियो वेव, दूसरा हमारा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रारेड रे, और विजिबल रे है. विजिबल रे का जो हमारा रेंज होता है वो क्या होता है, 3800 टू 7600 एंगस्ट्रम. तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है, याद रखना, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है. फिफ्थ कौन सा होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है. फिफ्थ होता है, सिक्स्थ होता है हमारा एक्सरे होता है, और सेवेंथ है हमारा गामा रे. तो देखो गामा रे से क्या होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है. और एक और होता है क्या, कौन सा होता है, कॉस्मिक रे. क्या होता है भाई, कॉस्मिक रे होता है, कॉस्मिक रे. इससे क्या किया जाता है, कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है जी. कौन सा रे, सॉरी, इससे कैंसर होता है, ठीक है, कॉस्मिक रे. इससे क्या होता है, कैंसर होता है, और ट्रीटमेंट किससे किया जाता है, तो गामा रे से किया जाता है. तो ये 7 टाइप के हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है. अब यहाँ पे फिगर के थ्रू भी हम देख सकते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड. विजिबल लाइट होता है हमारा, फिर अल्ट्रा वायलेट आता है, एक्सरे, और फिर हमारा गामा रे. सारी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है जी. ओके, आगे मूव करते हैं. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ठीक है. तो देखते हैं. एन आइडियल बॉडी विच इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी. ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो और क्या हो हमारा, परफेक्ट इमिटर हो. ठीक है, परफेक्ट एब्जॉर्बर और इमिटर जो होगा इसका रेडिएशन को, उसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी. द रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. क्लियर है.
रेडिएशन एमिट किया करेगा ब्लैक बॉडी, उसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे, ठीक है, इट बिकम रेड हॉट, दैट इज इट इमिट रेड कलर लाइट। तो क्या करेगा, इमिट करेगा रेड कलर की लाइट को। एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीजेज, टेम्परेचर को आगे हम बढ़ाते चलेंगे तो क्या होगा, द कलर ऑफ रेडिएशन इमिटेड चेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो टू वाइट फाइनली टू पर्पल एज द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। तो सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते रहेंगे तो क्या होगा, रेड से येलो टर्न होगा, फिर क्या होगा, वाइट हो जाएगा, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो पर्पल में टर्न कर जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स डैट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी डिक्रीजेज विद द राइजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे याद रखना है क्या वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी क्या होगा, वेवलेंथ उसका घटेगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वेवलेंथ हमारा डिक्रीज करेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो याद रखना है कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल है जो हमने पीछे जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस पर क्या है, बेस्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमने पढ़ रखा था उस पर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n equal to 4 to n equal to 2। तो हमें कैलकुलेट करना है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पे हमारा क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है किसमें, हाइड्रोजन एटम में के कंडीशन में। ठीक है जी, तो हम सिंपल सा जान रहे हैं क्या, 1/λ इक्वल टू क्या होता है, आर एच इंटू जेड स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, आर एच क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। आर एच क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है इसकी, 109678 पर सेंटीमीटर। ओके, अब देखो वैल्यू डाल दो, 1/λ 109678 पर सेंटीमीटर। जेड की वैल्यू 1 है क्योंकि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। 1/4 पुट किया, n1 क्या है यहाँ पे हमारा 2 है, क्योंकि ट्रांजिशन 4 से 2 पे हो रहा है ना, तो 4 हमारा फाइनल हो गया, तो ये n2 हो गया, और n1 हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे हमने कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम वगैरह लिया तो 3/16 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर हमने क्या किया, देखो 1/λ रेसिप्रोकल कर लिया, लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया, तो क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, उलट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 109678 है, तो पीछे से 3 4 1 5, 109678 है। ठीक है, तो हमने पीछे से कितने अंक के बाद, यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट डाला तो क्या हो जाएगा, तो 10 पीछे से 5 अंक के बाद आया तो 10 पे पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे 1.09 10⁵ आ गया। अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में हमने कर लिया 1.09 रखा, ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया। उसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.86 आ जाएगा, 86 आ जाएगा इंटू 10⁻⁵ और 10⁻² मीटर आ जाएगा। मीटर क्यों आ गया भाई, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। ठीक है, तो 10⁻² आ गया मीटर। अब देखो यहाँ पे 10⁻⁵ यहाँ पे हो जाएगा क्या, फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। अब 10⁻⁹ हो जाएगा, तो 486 इंटू 10⁻⁹ हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 486 नैनोमीटर, क्योंकि हम जानते हैं क्या 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 nm इक्वल टू हमारा होता है 10⁻⁹ मीटर होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वही कर दिया, तो हमारा लैम्डा की वैल्यू निकल गया। ठीक है, सो अब आगे चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर हम। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ a photon emitted during a transition from n equal to 5 to n equal to 2 in a hydrogen atom। इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन हुआ है हाइड्रोजन एटम की कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा देखो z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्लियर। और देखो n1 की वैल्यू क्या है हमारी, n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू हमारी क्या है भाई, तो 5 है। तो हमने फॉर्मूला पे बस डाल दिया वही 1/λ आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सिंपल सा है, फॉर्मूला पे डालो 109678 1/4, 2 का स्क्वायर हो गया, 1/5 का स्क्वायर हो गया 25। सॉल्व किया इसको, क्या हो गया 109678 इंटू 21/100 पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, सेम इसको फिर हमने लैम्डा को इसको रेसिप्रोकल कर लिया,
तो ये हमारा आ गया 436 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व करने पे, तो क्या हमारा आ गया यहाँ पे 436 nm आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है भाई, यहाँ पे हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है और वेवलेंथ निकालना है। तो हमारा वेवलेंथ तो निकल गया ना, क्या है लैम्डा की वैल्यू ये आ गई हमारी, ठीक है 436 nm। अब लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं ना कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी लैम्डा होता है, सी बाय लैम्डा होता है, क्योंकि सी इक्वल टू हम जानते हैं न्यू इंटू क्या होता है लैम्डा होता है। तो बस हमें न्यू निकालना है, तो सी बाय लैम्डा हो जाएगा। तो वैल्यू को डाल दो, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा, और ये 436 इंटू 10⁻⁹। इसको नैनोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि लाइट की स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में लिखा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करने पे 6.88 इंटू 10⁻12 हो जाएगा पर सेकेंड होगा। ओके, यहाँ पे सेकंड लिखना मैं भूल गया हूँ। ओके जी, पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है। सो आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। चलो ना हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्या है भाई क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है क्या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पाल्मर सीरीज क्या होता है, ट्रांजिशन N1 इक्वल टू 2 N2 इक्वल टू 3 4 5 कुछ भी होगा, लेकिन हमारा जो N1 क्या होता है वो 2 से ही चालू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो N1 इक्वल टू 2 बार्मर सीरीज के तो हमें पता है, हमने लिख लिया। ठीक है, लेकिन अब देखो हेयर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डेली शुड बी मिनिमम, मतलब एनर्जी का चेंज हमारा मिनिमम होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना कि अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है मीन्स डेट की शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा। तो इस कंडीशन में बाल्मर सीरीज के कंडीशन में हमारा शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन सबसे कौन सा बनेगा, तो 3 से 2 पे करवाएंगे तभी तो हमारा शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे 3 के ऊपर जाएंगे तो वो जो ट्रांजिशन होगा हमारा ज़्यादा हो जाएगा, और फिर वो लॉन्गेस्ट जैसे जैसे ऊपर भागेंगे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होते जाएगा। तो हमें याद रखना है कि लॉन्गेस्ट हमें वेवलेंथ चाहिए तो ट्रांजिशन क्या करवाना होगा, शॉर्टेस्ट करवाना होगा। तो इसलिए N2 की वैल्यू को हमने 3 रखा। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला में डाल दो 1 बाय लैम्डा 109678 सेंटीमीटर 1/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया। अब देखो हमें निकालना है क्या भाई, यहाँ पे हमें निकालना है यहाँ पे वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर को हम इंडिकेट करते हैं V पे बार लगा के। ठीक है जी, और वो क्या होता है 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा कैलकुलेट करो, वही हमारा वेव नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वेव नंबर क्या आ गया, कैलकुलेट करने के बाद 1.5 इंटू 10⁻6 मीटर आ गया। क्लियर है, बस ये कॉन्सेप्ट को याद रखना कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होता है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है जी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमारा इट वाज गिवन बाय हर्ज इन 1887। ठीक है जी, कब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था हर्ज के द्वारा दिया गया था 1887 में। ठीक है, इट वाज एक्सप्लेन बाय आइंस्टीन इन 1905 यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको एक्सप्लेन किया गया था किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा, यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है जी, अब डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं हम। तो व्हेन अ बीम ऑफ अ लाइट ऑफ अ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू स्ट्राइक इन अ मेटल सरफेस इन वैक्यूम देन सम इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब बात क्या हो रही है कि व्हेन अ बीम ऑफ अ लाइट ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी, कुछ उसका सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं किसी एक मेटल सरफेस पे। ठीक है, और वैक्यूम में होना चाहिए। तो सम इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उससे इजेक्ट होगा मेटल सरफेस से। क्यों होगा भाई इजेक्ट, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए वहाँ से मूव करने के लिए वो सफिशियंट है, तभी तो वो मूव करेगा, गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या होगा, इजेक्ट होगा। ठीक है जी, तो दीज इलेक्ट्रॉन आर नॉन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, जो इजेक्ट हुआ, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें एक फोटोन को इजेक्ट करवाने के लिए मेटल सरफेस से, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो देखो फाइव से डिनोट करते हैं, या फिर डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते हैं, या फिर ई नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डिनोट है, डिनोट करने का ये सिंबल हो गया। अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम चीज़ है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें भी फ्रीक्वेंसी मिनिमम जो चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, इजेक्ट होगा यहाँ पे, ओके, इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वही बात होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए एक फोटोन को इजेक्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से, उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मेटल सरफेस से। अब देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट किससे करते हैं, न्यू नॉट से करते हैं। न्यू नॉट मीन्स दिस, ओके, न्यू नॉट, ओके जी, न्यू एंड नॉट, क्लियर है। आगे मूव करते हैं, ओके, मूविंग अहेड। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है जी, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ जो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, एग्जेक्ट नहीं इजेक्ट होगा, ओके, इजेक्ट होगा यहाँ पे, इजेक्ट करवाने के लिए एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड इज डिनोटेड बाय लैम्डा नॉट, ओके। द मैक्सिमम wavelength of photon is required to eject an electron from the metal surface is known as threshold wavelength। तो क्लियर हो गया हमारे क्या क्या हमने पढ़ रखा अभी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो क्या हो जाएगा हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको डिनोट किससे करेंगे, न्यू नॉट से करेंगे। और हमारा थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है या फिर वर्क फंक्शन है उसको हम डब्ल्यू नॉट या फिर फाई से या फिर ई नॉट से डिनोट करते हैं, क्लियर है। अब देखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हमने देख लिया क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो चाहिए एक फोटोन का इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और उसको डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से। अब देखो दस ई नॉट और हमारा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। कैसे ये हो गया एच सी बाय लैम्डा नॉट, तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं भाई कि सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है ना। तो यहाँ पे न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी बाय लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे भाई हमारा न्यू नॉट जो है यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे भी लगा दो न्यू नॉट, ओके। तो लैम्डा भी लैम्डा नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ओके। तो इस कारण से हमारा हो गया एच सी बाय लैम्डा नॉट, क्लियर है। अब देखो एक पॉइंट लिखा है मैंने कि सीजियम सी एस जो उसका सिंबल होता है इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकॉज इट्स हैज़ अ लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होने के कारण से जो है हमारा सीजियम जो है वो क्या है, सुटेबल है किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट, और फिर वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए होता है। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में, ओके। आगे मूव कर, चलो तो अब हम देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको जूम कर लूँ, ओके। तो अब देखो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ई, ओके, उसको हमने क्या, एनर्जी जो है इंसिडेंट फोटोन का उसको हमने ई मान लिया। तो ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई नॉट हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और हमारा जो के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है किसका, फोटो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है जी। तो अब क्या किया हमने, के इक्वल टू ई माइनस ई नॉट तो लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई की जगह पे एच न्यू नॉट माइनस एच, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू में पता है एच न्यू होता है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच को हमने कॉमन ले लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। अगेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो हम लिख सकते हैं ना ई माइनस ई नॉट को यहाँ हमने एक्सपेंड कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, यहाँ पे एच सी को फिर कॉमन लिया, फिर इक्वेशन हमारा ये बन गया, ठीक है जी, इसको भी ध्यान रखना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू तो हमें पता है ना क्या होता है भाई, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ओके। और यहाँ पे एच सी बाय वन माइनस लैम्डा माइनस वन माइनस लैम्डा नॉट हो गया। तो वी की वैल्यू को हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा, टू एच सी बाय एम वन माइनस लैम्डा माइनस वन माइनस लैम्डा नॉट, ओके। अब देखो यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है जी। नाउ अब हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम तो देख रहे हैं ई माइनस ई नॉट होता है, ठीक है। अब इसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हमने के ई रहने दिया, और एच ई के जगह पे हमने लिख लिया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट ई नॉट की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे
एच क्या हो गया हमारा, एम हो गया, और यहाँ पे न्यू हो गया हमारा, एक्स हो गया, और माइनस का एच न्यू नॉट जो है हमारा सी हो गया। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे के ई क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी वाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हम जानते हैं ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें एम क्या होता है, स्लोप होता है, और सी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है, और यहाँ पे हमने वैल्यू जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है, और यहाँ पे एच माइनस न्यू नॉट जो है माइनस का, वो क्या हमारा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, जो कि यहाँ पे पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, और ग्राफ हमारा क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखना, और इसमें एक्स्ट्रा मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है जी। क्या याद रखना है हमें, देखो अगर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो हमारा ग्राफ होता है, किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन वहीं पे अगर हमारा जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली के कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्राफ होता है वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कंडीशन में हमारा जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और इन्वर्सली के कंडीशन में क्या होता है, हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।